भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड का तो नाम हम सबने सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दादा साहब फाल्के कौन थे? कभी दादा साहब फाल्के के बारे में जानने की कोशिश की है? आप में से अधिकांश लोग दादा साहब फाल्के के बारे में बहुत कम जानते होंगे। उन्हें बस इतना पता होगा कि दादा साहब ने भारतीय सिनेमा को एक रास्ता दिखाया, लेकिन रास्ता दिखाने में और खुद के लिए राह तैयार करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, इसका अंदाजा शायद ही आपको हो। आपको शायद ही इस बात का अंदाजा हो कि पहली मूवी के लिए दादा साहब फाल्के को कोई महिला कलाकार मिल ही नहीं रही थी। जब कोई महिला कलाकार नहीं मिली तो फिल्म में उन्होंने एक पुरुष को महिला के कपड़ों में खड़ा कराकर अभिनय कराया था। आज दादा साहब की कहानी को आप सबसे बताऊंगा, क्योंकि आज ही के दिन 16 फरवरी 1944 को दादा साहब फाल्के का निधन हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड और दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड दोनों एक ही है, लेकिन आपको बता दूं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वहीं दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड एक संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी। सबसे पहले जान लीजिए कि दादा साहब फाल्के कौन थे। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के पितामह तो माने जाते हैं, लेकिन यह सब तब संभव हो पाया जब वे एक मुकाम पर पहुंचे। मुकाम पर पहुंचने के पहले भी उन्होंने जिंदगी में काफी कुछ किया था, या फिर कह लीजिए कि कई जगहों पर काम करके छोड़ा था। दादा साहब का जन्म नासिक के त्र्यंबकेश्वर गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका मन आर्ट, नाटक और अभिनय में लगता था। दादा साहब एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे। 10वीं की परीक्षा जब उन्होंने पास किया था, तभी उन्हें अपनी रुचि का अंदाजा हो गया था और उन्होंने बंबई के जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन ले लिया था। दादा साहब ने आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1890 में उन्हें छात्रवृत्ति मिली। उस समय उनकी रुचि फोटोग्राफी में बढ़ रही थी। जब छात्रवृत्ति मिली तो उन्होंने उसी पैसे से एक कैमरा खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने कई जगहों पर काम किया, लिहाजा वो रंगमंच के पर्दों पर लैंडस्केप बनाना हो, चाहे सेट का डिजाइन बनाना हो। दादा साहब ने तो अहमदाबाद में सेट बनाने को लेकर एक प्रतियोगिता हुई थी, उसे भी जीत लिया था। उस प्रतियोगिता में भी उन्हें पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद कुछ दिनों तक वे गोधरा में रहे और वहीं उन्होंने अपने फोटोग्राफी को और अधिक निखारा। साल 1900 के बाद पुणे के अंदर उन्हें फोटोग्राफर के लिए नौकरी मिला। इसके बाद इन्होंने पुरातत्व विभाग में फोटोग्राफी की नौकरी कर ली। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक जर्मनी के जादूगर से हुई थी। बाबा साहब फाल्के उस जर्मन जादूगर के शिष्य बन गए और इस प्रकार उन्होंने कई जादू को भी सीख लिया। बताया जाता है कि वे जादू में भी बड़े माहिर थे। दादा साहब फाल्के पर लोकमान्य तिलक का बड़ा अच्छा खासा प्रभाव था। लोकमान्य तिलक के प्रभाव में आकर ही उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दी। उन्हें सरकारी नौकरी अच्छी भी नहीं लगती थी। आप सबने राजा रवि वर्मा का नाम तो सुना ही होगा। राजा रवि वर्मा को भारतीय इतिहास के सबसे बड़े पेंटरों में से एक गिना जाता है। उस समय राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई पेंटिंगों की धूम पूरे देश में मची हुई थी। लोगों में रवि वर्मा के चित्रकारी को लेकर उत्साह भरा हुआ था। दादा साहब फाल्के को चित्रकारी और कला से प्यार तो पहले से ही था, लिहाजा उन्होंने मन बनाया और राजा रवि वर्मा के प्रेस को ज्वाइन कर लिया। राजा रवि वर्मा के पेंटिंग्स की डिमांड लगातार बढ़ रही थी और इसे देखकर दादा साहब ने सोचा कि क्यों ना खुद का एक प्रिंटिंग प्रेस खोला जाए। दादा साहब की इस योजना को उनके रिश्तेदारों ने भी सराहा, जिससे उनका उत्साह और बढ़ गया। इसी काम से वे जर्मनी भी गए। वहां जाकर उन्होंने नई मशीनों को देखा और उसे चलाने की जानकारी भी प्राप्त की। इसके बाद वे 3 रंगों की छपाई वाली मशीन लेकर वापस भारत लौटे। उनका प्रेस तो चल निकला, लेकिन उन्होंने यह व्यवसाय एक व्यक्ति के साथ मिलकर किया था। उस व्यक्ति के साथ उनका मतभेद हो गया। उन्होंने इस प्रेस को भी छोड़ दिया। एक कहानी है कि 1911 में दादा साहब ने एक फिल्म देखी थी। फिल्म का नाम था लाइफ ऑफ क्राइस्ट। उस फिल्म को देखने के बाद वे रात भर सो नहीं पाए थे। उन्होंने इस फिल्म को कई बार देखा। उसके बाद वे कल्पना करने लगे कि अगर इसी प्रकार से भगवान कृष्ण पर फिल्म बनाया जाएगा तो कैसे कृष्ण का बचपन बीतेगा, कैसे राधा और गोपियों के प्रेम प्रसंग को दिखाया जाएगा, कैसे भगवान कृष्ण कंस का वध करेंगे। इन सारी कल्पनाओं में उलझे दादा साहब हमेशा सोचा करते थे कि कैसे अपने यहां भी फिल्मों को बनाया जा सकता है। वे कई महीनों तक लगातार अलग अलग फिल्मों को
देखते और समझते रहे। वे लगातार सोच रहे थे कि कैसे अपने देश में फिल्म को बनाया जाएगा। उन्होंने सबसे पहला फिल्म बनाया जिसका नाम अंकुराची वाध था। यह एक शॉर्ट फिल्म था, मात्र 1 मिनट का, लेकिन इस 1 मिनट की फिल्म के लिए उन्हें महीनों काम करना पड़ा था। फिल्म में उन्होंने बस इतना ही दिखाया है कि कैसे एक बीज पौधा बनता है। इसके लिए उन्होंने एक गमले में मटर के पौधों को डाल दिया और रोज कैमरे से तस्वीर खींचते रहे, यह दिखाने के लिए कि पौधा कैसे बढ़ता है। इसके बाद उन्हें उनके एक मित्र ने, जो पेशे से व्यापारी था, उन्हें ब्याज पर कुछ पैसा उधार दिया कि वह लंदन जाकर कुछ जरूरी उपकरण खरीद सके। इसके बाद उन्होंने भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने की तैयारी की। उनका मन था कि सबसे पहले वह भगवान कृष्ण पर फिल्म बनाए, लेकिन वे समझ गए कि भगवान कृष्ण के जीवन को दिखा पाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बड़े बजट की जरूरत होगी। फिर उनके मन में राजा हरिश्चंद्र का नाम आया और फिर वे राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाने को तैयार भी हो गए। उस समय बंबई में राजा हरिश्चंद्र नाटक बड़ा लोकप्रिय हो रहा था और उसे ही देखकर दादा साहब फाल्के ने इस फिल्म को बनाने का निर्णय लिया था। राजा हरिश्चंद्र फिल्म के लिए उन्होंने अखबारों में विज्ञापन दिया। विज्ञापन में उन्होंने लिखा था कि राजा हरिश्चंद्र फिल्म के लिए एक्टर्स की जरूरत है। विज्ञापन के बावजूद उन्हें कोई महिला कलाकार नहीं मिल पाई और इसीलिए उस फिल्म में औरतों का रोल भी पुरुष कलाकारों से ही कराना पड़ा था। दादा साहब ने अपने पूरे जीवन काल में 95 फीचर फिल्म और 27 शॉर्ट फिल्मों को बनाया था। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का बजट 15,000 रुपया था। दादा साहब फाल्के ने ही फिल्मों में महिलाओं को काम करने का सबसे पहले मौका दिया था। उनकी फिल्म भस्मासुर मोहिनी में 2 औरतों को काम करने का मौका मिला था। उनकी मृत्यु से जुड़ी हुई भी एक कहानी है कि 1944 में दादा साहब फाल्के ने अंतिम फिल्म बनाने की इच्छा जताई, लेकिन उस फिल्म को बनाने की इजाजत नहीं मिली। 1944 में भारत अंग्रेजी कानून के हिसाब से चलता था और उस समय फिल्म बनाने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। जनवरी 1944 में दादा साहब फाल्के ने एक चिट्ठी लिखी थी। 14 फरवरी 1944 को इसका जवाब आया। जवाब में लिखा था कि आपको फिल्म बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बताया जाता है कि चिट्ठी पढ़ने के बाद वे सदमे में चले गए और इसके 2 दिन के भीतर ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आज भारतीय सिनेमा जो हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है, वो दादा साहब फाल्के की ही देन है। दादा साहब फाल्के की अधिकांश फिल्मों में भारतीय संस्कृति को ही दिखाया गया है, जिसमें अधिकतर पौराणिक कथाएं शामिल हैं। दादा साहब फाल्के को भारत रत्न तो नहीं मिला है, लेकिन समय समय पर इसकी मांग कई संगठनों द्वारा किया जाता रहा है। आज के अतीत में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंबुजानंद और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।